जेलर की मतलब कितनी सैलरी होती है? अराउंड 1 लाख से के आसपास जो सैलरी रहती है। जो बेल्ट जॉब्स हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, यहाँ पर पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, रिवार्ड्स बहुत कम है। आपको ब्राइब करने की कोशिश करी है लोगों ने? सुकेश नहीं की थी। आप निर्भया केस में इन्वॉल्व थे? जो निर्भया केस ये 2020 का है। सुबह तक ये बिल्कुल नॉर्मल ही थे, तो इनको था ही नहीं कि फांसी होगी। तो सुबह जब 4:30 बजे के आसपास मैंने विनय को कपड़े दिए, जब हमारे पास कंफर्म हो गया, तब वो घबरा गया कि भाई कपड़े चेंज करा रहे हैं मतलब फांसी। उसके बाद तो फिर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ऐसे फांसी से पहले लोग वो मांगते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, विश क्या है, ये सब होता है कि नहीं? होता है कि भाई मैं एक बार फैमिली से बात करना चाहता हूँ। इस तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ी सी लेजिटिमेट दिखती हैं, वो पूरी की जाती है। और जो ये जेल के अंदर टीवी लग जाती है, वीआईपी ट्रीटमेंट, ये होता है? वो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, वो देते हैं जनरली। जेल में बहुत चीज़ें स्मगल होती है, नहीं होती? तिहाड़ में होती है? आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे, हम सीखने की कोशिश करेंगे एक अलग दुनिया के बारे में, जेल की दुनिया। एक जेल के अंदर क्या रियलिटी होती है इंडिया में, उसके बारे में ये एपिसोड है। कैसे जेल के अंदर रहकर सारे क्रिमिनल्स अपना नेटवर्क ऑपरेट करते हैं और उसके बाद भी बाहर वो क्राइम कर पाते हैं। जेल के अंदर क्रिमिनल्स की रियलिटी क्या है, जेल के अंदर पुलिस वालों की रियलिटी क्या है, क्रिमिनल्स को वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिलता है, कौन से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अंदर रहकर भी बहुत ज़्यादा वीआईपी जैसे रहते हैं, उनके पास फ़ोन्स भी होता है, कनेक्टिविटी भी होती है और महंगे कपड़े भी पहनते हैं और बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ें आते जाते रहती है और उनसे लोग भी मिलते रहते हैं। ये सब कैसे होता है, ये सब हमने समझने की कोशिश करी आज के गेस्ट से, जो है जेलर दीपक शर्मा सर, जो तिहाड़ जेल के जेलर है इंडिया में। आज का एपिसोड पूरा देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड को कट करके छोटे समय में आपको एक बेहतर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स के द्वारा। एंजॉय द शो। मुझे मतलब ना हर जगह मैं देख रहा हूँ ऐसे पॉडकास्ट वगैरह, सब लोग बात करते हैं कि जेल के अंदर रियलिटी क्या है, राइट? पर अपन उस पे बात करने से पहले मेरे को जानना है कि जेल के अंदर पुलिस की रियलिटी क्या है। क्या पुलिस मैन या पुलिस वुमेन जो है, उन लोगों को हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं वैसे ही होता है जेल के अंदर, कि नहीं बहुत डिफरेंट एक रियलिटी है? अब हमको पता ही नहीं है बाहर कि आप लोग जीते कैसे और क्या होता है उधर अंदर। देखिए, जहाँ तक दिल्ली तिहाड़ जेल की बात है तो एशिया की बिगेस्ट जेल है। फैसिलिटी के मामले में नंबर 1 है, चाहे वो इनमेट्स हों चाहे वो स्टाफ हो। तो कुछ स्टेट्स हैं ऐसी जहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हाँ पुलिसिंग उस तरीके की नहीं है। आप देखेंगे यूपी बिहार के या पश्चिमी यूपी के जो क्षेत्र हैं, वहाँ आए दिन जेल ब्रेक्स होती हैं, अंदर इंसिडेंट होते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल ब्रेक कर देते हैं। तो वैसा दिल्ली तिहाड़ जेल में बिल्कुल नहीं है। एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। एक मैं कहूँगा कि एक सिपाही होता है जो कम से कम नहीं तो 80 से 100 लोगों को कंट्रोल करता है। और जो जेल है वो सिर्फ एक प्रोसीजर पे चलती है। एक हम कह सकते हैं कि हमने कोई रूल बना दिया, अकॉर्डिंगली चलेगी। क्योंकि अभी जिस जेल में मैं हूँ, मेरे पास तकरीबन 2400 इनमेट हैं और एक शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 का स्टाफ होता है। तो आप देखिए 150 लोग 2400 लोगों को संभाल रहे हैं, और 2400 साधु नहीं है, सब ने कुछ ना कुछ क्राइम किया हुआ है। तो वो 2400 बाहर की अगर हम कंपैरिजन करें तो सब पे भारी है, बहुत ज़्यादा। जिनको समाज नहीं रोकता उनको जेल रोकता है, और उनको रोकने वाले हमारे जो बाकी 150 जी। ओके, इनके लिए सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? क्या डर बड़ी बात होती है कि सामने वाले सुनते नहीं हैं, कि व्हाट डू यू फील? मतलब सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या होता है? 150 लोग हैं 2500 लोगों पे, तो वो तो बड़ी बात हो गई। देखिए, जो जेल है ना, जेल के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो अंडर ट्रायल है, एक कन्विक्ट है। जो कन्विक्ट हैं, कन्विक्ट तो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, क्योंकि उनकी जो आगे चल के उनको बेल होनी है, या उनकी जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है उसके अंदर उनको रिमिशन मिलती है। तो वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे ही साइन के थ्रू रहता है। क्योंकि सज़ा कम होनी है कि नहीं होनी है, ये सब आपके पास होता है, तो डिसिप्लिन है। हाँ, वो जरा भी अगर पनिशमेंट करेंगे तो जो हमारा जो DPR है, प्रिजन रूल है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे पनिशमेंट देते हैं, तो उसकी रिमिशन कट हो जाती है। तो ये लोग तो अपना वैसे ठीक रहते हैं।
और जो अंडर ट्रायल हैं इनका भी नॉमिनल रोल जाता है जेल की तरफ से। तो वो जब इनकी बेल पे सुनवाई होती है उसको कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम सेटिस्फैक्ट्री लिखते हैं कि भाई जेल में ठीक रहा, बस सुधरने का मौका मिलना चाहिए। ओके। तो इन चीज़ों का फ़र्क आता है। कुछ केसेस हैं जहां हमें डेटरेंट पॉलिसी भी अपनानी पड़ती है, मिनिमम फोर्स भी यूज़ करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में करते भी हैं। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो प्रिजनर होते हैं, जो या तो अंडर ट्रायल है या कन्विक्ट हैं, वो अंदर अपना नेटवर्क चलाते हैं पूरा बहुत सारा। तो वो कैसे ऑपरेट करते हैं जेल के अंदर? देखिए अभी कुछ टाइम पहले तक तो तिहाड़ जेल में फ़ोन के इंसिडेंट भी थे, लेकिन अब हम 5G जैमर्स लगा चुके हैं तो पूरी तरह से जो नेटवर्क फ्री है अभी तिहाड़ जेल। तो अभी जनरली ये लोग क्या करते हैं, अपनी मुलाकातों पे जो इनसे विजिटर मिलने आते हैं तो ये अपने दोस्तों को बुलाते हैं। कोई भी मैसेज देना होता है तो अपने दोस्तों को मुलाकातों के थ्रू इनकी लीगल मीटिंग्स होती हैं, लीगल मीटिंग्स ये लोग करते हैं। या जो फैमिली, कुछ तो क्रिमिनल्स ऐसे हैं कि उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है क्राइम के अंदर। तो जो भी मिलने आ रहा है वो उसको बोलेंगे, वो ऐसे ऐसे करते हुए मैसेज पास होता है। और ये अपना अंदर बैठ के कोई फोन पे ऐसे अपना पूरा गैंग नहीं चलाता कि अंदर उसकी 4-5 लोग हैं और वही फोन पे कर रहे हैं सब? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होता अब, क्योंकि 5G जैमर्स लगे हैं। पहले होता था? हाँ पहले था, पहले के टाइम में था। पहले फ़ोन लोग निकाल के अपना अलग से कर लेते थे। हाँ, वो बहुत से इंसिडेंट हुए हैं, हमने भी बहुत फ़ोन सीज किए हैं, बरामद किए हैं। ओके। शुरू में तो देखा है, लेकिन अब पिछले काफ़ी टाइम से नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ बातें उसके थ्रू? हाँ, जो भी मैसेजेस करते हैं उनके थ्रू। आपने बताया था कि आप निर्भया केस में इन्वॉल्व थे, तो आप कैसे इन्वॉल्व थे इसमें? जो निर्भया केस ये 2020 का है, 20 मार्च 2020। तो उस टाइम पर मैं नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर, हमारे जो डीजी साहब थे संदीप गोयल जी, मैं उनको मिठाई खिलाने गया, आशीर्वाद लेने। तो क्योंकि मैं पहला ऑफिसर हूँ जो नेशनल गेम्स में तिहाड़ को रिप्रेजेंट किया 5 साल तक, और 5 साल मेडल भी रहा। वाह। तो सर उस टाइम पे मीटिंग चल रही थी, मैं गुड बुक्स में था उनकी। तो उन्होंने मीटिंग के अंदर ही मेरे को बुला लिया, जैसे मैंने स्लिप दी कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैंने जाके मिठाई खिलानी शुरू की। हमारे डीआईजी साहब बैठे थे, हमारे जो आरएमओ डॉक्टर्स हैं वो सब बैठे थे। तो डिस्कशन चल रहा था, बड़े परेशान थे डीजी साहब, क्योंकि ये पूरा एक इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ था उनकी फांसी। तो मेरे को देख के कहते हैं कि दीपक एक काम कर, तू जाके ज्वाइन कर ले, और तेरा जो कद काठी है ठीक है कि ना तो ये किसी को चोट पहुंचाए ना कोई इनको चोट पहुंचाए, और ये काम निकलवा दे। मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। तो अंदर से मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। वो केस भी ऐसा था भाई, इमोशंस आपके भी जुड़े थे, मेरे भी जुड़े थे, सभी के जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं करता हूँ। तो उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर किए मेरे, और 18 तारीख को और मेरे को मंडोली से तिहाड़ बुलाया, और 3 दिन हम रेगुलर रहे उनके साथ। सुबह 5:30 बजे फांसी दी, 7:30 बजे के आसपास हमने उनको डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ड्यूटी खत्म हुई, फिर बैक टू पवेलियन। तो फांसी से पहले कोई चेकलिस्ट होती है, कोई चीज़ें होती है जो चेक करनी होती है? फांसी से पहले एक तो शाम तक यही श्योर नहीं था, रात तक भी 4 साढ़े 4 बजे तक भी, कि इनको फांसी होगी। क्योंकि 1 बजे 1:30 बजे के आसपास हाई कोर्ट इनके वकील साहब पहुंचे। हाई कोर्ट से फिर वो रिजेक्ट हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 4 बजे के अराउंड में हमारे पास जो इनका फाइनल लेटर आया कि हाँ एग्जीक्यूशन करना है। तब तक तो इनको भी ये लग रहा था कि जैसे हर बार बचते आए हैं, बच जाएंगे। हाँ, लॉन्ग ट्रायल जैसे अपॉर्चुनिटी देना जिसको कहते हैं। किस बात पे बच रहे थे वो? जो उनके वकील साहब कुछ ना कुछ, कभी उसकी वाइफ की तरफ से पिटीशन लगा देते थे, कभी जो हथकंडे वो अपना सकते हैं उन्होंने वो सारे अपनाए, बट कुछ नहीं हुआ जी। तो मतलब अभी हम बात करें चेकलिस्ट, कुछ भी नहीं होती उससे? कि लेटर आ गया, लेटर होने के बाद कुछ होता है कि ये चेक करो, ये चेक करो? हाँ, आपका उसका जो पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बॉडी वाइटल्स वगैरह सब चेक किया जाता है? वो सारे चेक किए जाएंगे। डेथ से पहले ये जरूरी है चेक करना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पूरी एक रिपोर्ट बनती है। उसमें हमारे डीएम साहब भी होंगे, हमारे जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं वो भी होंगे, हमारे डीजी साहब भी होंगे। तो पूरी एक कमेटी बनती है, पूरी रिपोर्ट बनेगी, वो वेट होगी, ऊपर जाएगी। एंड उसके डेथ के बाद क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? पोस्टमार्टम भेजना होता है? डेथ के बाद जब
हम उनको हैंग करते हैं, डॉक्टर साहब फिर देखेंगे अपने अकॉर्डिंगली, उनको डिक्लेयर करेंगे। जब वो डिक्लेयर करते हैं बॉडीज़ को उतार के वो पूरा रैप करके प्रॉपर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर उसके बाद क्या वो बॉडीज घर वालों को दी जाती है? नहीं, पोस्टमार्टम हॉस्पिटल चले हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड करता है केसेस के ऊपर। ओके। एंड जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि ऐसे फांसी से पहले लोग वो मांगते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, विश क्या है, ये सब होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। होता है, तो क्या पूछते हो आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं। एंड वो फिर वो मानते हो नहीं मानते हो, क्या होता है? नहीं, अब जैसे इनके केस में तो सुबह तक ये बिल्कुल नॉर्मल ही थे, तो इनको था ही नहीं कि फांसी होगी। तो सुबह जब 4:30 बजे के आसपास मैंने विनय को कपड़े दिए, जब हमारे पास कंफर्म हो गया तो उसको कपड़े दिए कि भाई नहा के कपड़े चेंज कर ले। तब वो घबरा गया कि भाई कपड़े चेंज करा रहे हैं मतलब फांसी हुई। हाँ। तो उसके बाद तो फिर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उससे पहले तक ठीक थे, रात को 2-2:30 बजे तक मैगी खा रहे थे, सारी चीज़ें बेहतर थी। लेकिन जब उन्हें दिखा कि भाई अब तो, क्योंकि अलग सी एक सरसराहट एक दिख जाती है हवाओं में भी कि क्या चल रहा है। और इतनी कस्टडी हो गई थी तकरीबन 8 साल, तो समझ गए थे कि ये प्रशासन क्या एक्शन लेने वाला है, चेंज हो रहा है, सब आसपास उनको बर्ताव चेंज दिखने लग गया। तो वो तो फेंट हो गए थे, उनको कुछ बोले तक नहीं। एंड ऐसे यूजुअली जिनसे कभी पूछा जाता है कि आपकी लास्ट इच्छा क्या है, ऐसे लोग बताते हैं, बोलते हैं कि मेरे को इससे बात करा दो, मेरे को ये करो। कुछ होता है कि भाई मैं एक बार फैमिली से बात करना चाहता हूँ, या मैं कुछ खाना चाहता हूँ, या मैं कुछ पहनना चाहता हूँ। इस तरह की चीजें हैं जो थोड़ी सी लेजिटिमेट दिखती हैं, वो पूरी की जाती हैं। एंड ज्यादा क्या आपको लगता है क्रिमिनल के लिए ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा डरावना क्या है, कि मुझे उम्र कैद होगी कि मुझे फांसी होगी? देखिए, जो फांसी के जो केसेस हैं वो रेयरेस्ट टू रेयर है। और अगर हम 10 जजमेंट अगर हम देखेंगे फांसी के, तो 10 में शायद ही कोई 1 या 2 जजमेंट होता है जो वो एग्जीक्यूशन तक जाता है। नहीं तो किसी ना किसी स्टेज पे जाके उसकी मर्सी पिटीशन कई बार अलाउड हो जाती है, कई बार प्रेसिडेंट साहब मान लेते हैं। Really? हाँ, कई बार सुप्रीम कोर्ट मान लेती है। अभी हाल ही का जो इंसिडेंट है सौम्या और जिगीशा क्या इंसिडेंट है पूरा? वो एक पत्रकार को रात को सिर्फ लूट के चक्कर में मारा था। सौम्या विश्वनाथन और जिगीशा घोष, एक कॉल सेंटर की एक लड़की थी। तो इनके ये केस ही बहुत पुराना है, 8 से 10 साल हो चुके हैं। तो इनको लोअर कोर्ट से पनिशमेंट थी हैंगिंग की। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील किया। क्योंकि उन्होंने कोर्ट को ये लगा, कोर्ट ने माना कि भाई हाँ ये ऐसा करना नहीं चाह रहे थे या ये हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, तो इन्होंने कर दिया। तो कुछ केसेस ही ऐसे हैं 10 में कोई एक की वो फांसी हो पाती है। एक सुकेश के बारे में मुझे बात करनी थी। सुकेश चंद्रा का केस क्या है? वो जेल में रहकर उन्होंने 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करी, ये कैसे होता है? हाँ, सुकेश का था पीछे इंसिडेंट, इस पे इंक्वायरी भी चल रही है। तो कुछ 200 करोड़ के आसपास का मामला आया था, आज से तकरीबन 2 से 3 साल शायद हो चुके हैं। तो इन्होंने शायद रैनबैक्सी के प्रमोटर्स हैं, हाँ, उन लोगों के खिलाफ जेल में रहकर कुछ बेल वगैरह का एश्योरेंस देकर और उनसे कुछ पैसे लिए थे, जो हमने मीडिया रिपोर्ट्स में या पब्लिक फॉर्म्स में देखा। क्योंकि मेरे पास ये नहीं था उस टाइम पर, तो ये उसकी उस टाइम की ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, लास्ट ईयर ज़रूर था मेरे पास ये। ओके। तो लास्ट ईयर मैंने रेड की थी इसकी सेल्स पर, और इससे कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भी रिकवर किए थे। जैसे जो इसके जेल के अंदर महंगी चीज़ें पहनना वो गलत है। तो इसके पास शायद जो हमने इवैल्यूएशन कराया, जो इसकी जीन्स थी या स्लीपर्स थी, वो शायद काफ़ी ज़्यादा थी उनकी कॉस्ट। मतलब ये जेल के अंदर जीन्स पहनते थे वो 80,000 90,000 की जीन्स पहनते थे, 1-1.5 लाख रुपए की, और जूते वगैरह पहनते थे। ये सब जेल के अंदर ये कैसे आता है सब? इसके पास कैसे पहुंचा? ये मुलाकात पे जनरल फैमिली से, क्योंकि हमारे पास जो जहाँ से सर्चिंग होती है, अब वहाँ नॉर्मल वो सर्च करते हैं, देखते हैं, उन्हें नहीं पता कि किसकी क्या कॉस्ट है। उन्होंने वो सर्च किया कि इसके अंदर कुछ कैविटी तो नहीं है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है, प्रॉपर सर्च करके उसको दे दिया।
वो तो बाद में पता चला कि ये चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। तो और उनके इसमें ऐसा सारी लग्जरी चीज़ें नॉर्मल तरीके से ही अंदर आई, क्योंकि लोगों को पता नहीं था क्या उसकी प्राइस है कैसे, बट उनकी सीसीटीवी की जो वीडियो क्लिप्स थी वो भी लीक हुई। वो कैसे लीक हुई? हाँ, उस पर भी इंक्वायरी चली, तो और अभी तक शायद वो इंक्वायरी पेंडिंग है या कंप्लीट हुई है, मुझे क्लियर नहीं है उसका। हाँ, जो सीसीटीवी है वो लीक भी हुआ था और आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। हमें तो बाद में पता चला कि हाँ, इस तरह की ये चीज़ें मार्केट के अंदर आ गई। एंड उनसे बहुत सारे एक्टर्स भी मिलने आते थे, नहीं आपने देखा है ऐसे? नहीं, मेरे पास जब वो था तो आपने देखा ही है उस वीडियो में वो कैसे रो रहा था वो हमारे पहुंचने के बाद। तो पहले थे उसके अच्छे दिन, हो जा चुके थे। एंड ये ऐसे अंदर आपको क्या लगता है कि ऐसे वो कैसे ऐसा सिस्टम बना पाया कि जहाँ पे वो लग्जरीज भी लेके आ रहे हैं, अंदर से बैठ के मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स उनसे जेल में आने के बाद भी मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ? देखिए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया, तो वो प्रोफेशनली तरीके से चीज़ों को, सामने वाले की ज़रूरतों को देखकर वो इस तरह से बात करता था कि सामने वाला कहीं ना कहीं उसकी झांसों में आ जाए। अब जब मेरे पास उसकी कस्टडी आई तो मेरे को देखकर कहता है कि सर आपका शो बहुत अच्छा था। मैंने भाई कौन सा शो देख लिया? सर आप जो विद्युत जामवाल और अक्षय कुमार के साथ करके आए थे, मैं डिस्कवरी चैनल पे इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर सेमीफाइनलिस्ट रहा। तो कहता है सर वो विद्युत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अगली फिल्म में आपके साथ काम कराता हूँ। मैं काम कर लूँगा, तो जाके बंद हो जा। तो वो देखता है कि कौन इंसान किस तरीके का है, उससे क्या बात करनी है, उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है। एंड मतलब वो बैकग्राउंड अच्छा कर देख चेक करके आता है। हाँ, पूरी R&D करेगा आपकी, फिर आपके सामने आएगा और आपके कानों को वो सुनाएगा जो आपके कानों को अच्छा लगता है। एंड ये R&D जब वो जेल में है तब कैसे होती है उसके पास? उसकी अपनी टीम है, उसके लॉयर्स आते हैं, जो फैमिली मुलाकात पे उसके जो पेरेंट्स हैं या जो भी लोग हैं, तो इन्हीं तरीके से। अच्छा, लॉयर्स आगे बताते होंगे कि हाँ, यहाँ का जेलर ये है, यहाँ पे स्टाफ ये है, यहाँ पे ये इंसान है, इससे ऐसे बात करना, जज से ऐसे बात करना है। विकिपीडिया पे सबका सब कुछ है, सभी का पता रहता है कौन अधिकारी किस तरीके का है, क्या है उसका बैकग्राउंड, तो सारी चीजें वो कर लेते हैं। एंड अगर एक क्रिमिनल है, उनसे अंदर क्या कराया जाता है? अब किसी को जेल हो गई, अब सुबह से शाम तक वो क्या करते हैं? देखिए, जो इनका डेली रूटीन है वो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हम इनके हेड काउंट करते हैं, इनको सेल से अनलॉक करते हैं और पहले अपनी प्रार्थना करेंगे, फिर योगा सेशंस कराते हैं हम कुछ लोगों के। तो जो यंग एज के हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए गेम्स भी हम कराते हैं। और उसके बाद फिर जो कोर्ट प्रोटेक्शन पे जाने वाले लोग हैं, जिनकी डेली तारीखें लगती हैं, वो कोर्ट प्रोटेक्शन पे चले जाते हैं, और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो जेल के अंदर ही रहते हैं। और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक हम इनको ओपन में खुला रखते हैं, और 12 बजे के आसपास हम इनको दोबारा से हेड काउंट करके बंद कर देते हैं, और 3 बजे हम इनको दोबारा खोलते हैं, फिर से हेड काउंट होता है। 3 बजे खोलेंगे और 6 साढ़े 6 बजे तक सनलाइट तक ये अपना जो इनको पानी लेना है, खाना देना है, सारी चीज़ें वो करके तकरीबन 7 बजे के आसपास हम इनको दोबारा से लॉक कर देते हैं, फिर सुबह 6 बजे। हाँ, इतने जो हमारे कोर्ट प्रोटेक्शन पे जितने भी लोग गए हैं, जो इनमेट गए हैं या कोई नया इनमेट आया है या जिसकी बेल हो गई है, वो सारा हम काउंट करते हैं और उसको क्लियर करते हैं। तो एक जेल में कितने टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं और सेल्स होते हैं? हर किसी को, मतलब जैसे देखते हो ना, किसी को सनलाइट देखना अलाउड नहीं होता, किसी को नहीं क्लोज करके रखते हैं, जैसे बाहर होता है राइट, कि एक टाइप की, मतलब मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो हाई सिक्योरिटी के क्रिमिनल्स हैं तो वो अलग हैं, उनकी लिमिटेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं, और बाकी तो जो नॉर्मल रूटीन वाले हैं, तो मैं कहूँ जहाँ तक है कि हार्डली 5 से 7% हाई सिक्योरिटी के क्रिमिनल्स हैं, जिसमें आपके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जैसे जो टाडा है, मकोका है, टेररिस्ट हैं, यासीन भटकल है, हैदर अली है, आपके छोटा राजन है, शाहबुद्दीन है, इस तरह के जो लोग हैं, तो मुश्किल से 10% लोग होंगे ये। इनके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा विजिल रहना होता है, और बाकी नॉर्मल है। तो ऐसे किसी को
ब्लैक डार्क विदाउट सनलाइट ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं, नहीं होती? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में। अच्छा, बाकी सबको सेम जेल? जी, सेम, कोई कैटेगरीज नहीं होती अलग अलग? नहीं, कैटेगराइजेशन हम कर नहीं सकते। जो उनकी एज पर ह्यूमन राइट, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो हमें पूरी करनी है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो सभी के साथ एक जैसा रखना है। और जो ये जेल के अंदर टीवी लग जाती है और इसे एकदम मूवीज में दिखाते हैं एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, ये होता है? नहीं, देखिए, जो टीवी है वो एक एंटरटेनमेंट है, और जिनका जेल के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो जेल में परेशानियां नहीं करते, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो और बाहर का भी उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है। जैसे मैंने बताया, टाडा नहीं है, मकोका नहीं है, डकैती नहीं है, मर्डर नहीं है, तो उन केसेस में हम टीवी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अच्छा, उस सेल में टीवी प्रोवाइड है? वो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, वो हमें देखना होता है, एग्जामिन करना होता है, वो देते हैं जनरली। जो बड़े बैरिक्स हैं, बड़े बैरिक के अंदर 35-40 लोगों पे एक टीवी हमें लगाना होता है, तो इसके पीछे रीजन भी बहुत सारे हैं। जैसे जितना हम इनको बिजी रखेंगे, ऑक्यूपाइड रखेंगे, सारे क्रिमिनल्स हैं, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो जितना इनको हम बिजी रखते हैं एक्टिविटीज के अंदर, उतना ही शांत रहते हैं, और हमें भी आसानी होती है जेल चलाने में, और ये भी डिप्रेशन जैसी चीज़ों में नहीं आते। ट्रू। एंड इंडियन जेल्स में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ बहुत ओवरली डेंस्ड और पॉपुलेटेड हैं जेल, जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा लोग भरे हुए हैं। मतलब कि जहाँ पे 200 लोग होने चाहिए वहाँ 1000 क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, तो ऐसा है? बिल्कुल है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ये तो हमारे जो स्पीडी ट्रायल है, अब इसमें कोर्ट्स हैं काफ़ी काम कर रही हैं, तो जो हमारा जुडिशियल जो सेगमेंट है, उसको थोड़ा सा जितना जल्दी फास्ट ट्रायल होंगे, अभी 482 के बेनिफिट देने हमने शुरू किए हैं। 482 के बेनिफिट्स मतलब? ये मतलब है कि सपोज दैट किसी को 5 साल की कैद है, किसी केस के अंदर 5 साल का कन्विक्शन है, और वो 2.5 साल से ज़्यादा काट चुका है जेल के अंदर, तो वो एंटाइटल हो जाता है बेल के लिए। फिर वो अपनी बेल अप्लाई कर सकता है अगर उसका केस डिसाइड नहीं हो रहा। 2.5 साल तक? 2.5 साल तक, और उसका 2.5 साल में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जेल में अगर वो ठीक रह रहा है, बिहेव सही कर रहा है, हमारी रिपोर्ट अच्छी जा रही है, तो ऐसे इस तरह से हम जेलों को डीकंजेस्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स मैं आपके एक्सपीरियंस पे थोड़ा सा बात करनी कि जो आपने आसपास देखा, या आपने अभी तक जो चीज़ें एक्चुअली एक्सपीरियंस करी है, या कुछ जो केसेस हैं इंडिया में जो थोड़े से डेंजरस हैं या थोड़े से वियर्ड से हैं, जिनको समझ में नहीं आता, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए उन पे थोड़ा सा, कि आपको क्या लगता है उस पर। तो जैसे एक केस था कि टिल्लू ताजपुरिया, आपने सुना है इसका? राइट, तो उनका मर्डर कैसे हुआ? इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी मर्डर हुआ। हाँ, ये टिल्लू ताजपुरिया का जो कस्टडी के अंदर मर्डर है, लास्ट ईयर मार्च में है आई गेस। तो हम सिर्फ मर्डर को देख रहे हैं, उसके पीछे क्या गैंग वॉर है, कितने लोग मारे जा चुके, और क्या है, आप थोड़ा समझा बताओ। किस कंडीशन में। ये 2 गैंग हैं, टिल्लू ताजपुरिया गैंग और जितेंद्र गोगी गैंग। तो टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी दोनों राइवल हैं, खून के प्यासे एक दूसरे के। दोनों साइड से दर्जनों गोगी गैंग के भी मारे जा चुके हैं, टिल्लू गैंग के भी। तो 2021 में आई गेस रोहिणी कोर्ट के अंदर जितेंद्र गोगी शूट आउट होता है, मौके पे जितेंद्र गोगी मारा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी आपका टिल्लू ताजपुरिया लेता है कि ये मैंने कराया। तो उसका बदला लेने के लिए वो गोगी गैंग का जो सरगना खुद था, जितेंद्र मान, जिसका मर्डर हुआ कोर्ट में, उसका बदला लेने के लिए इसके जो बाकी साथी हैं, योगेश टुंडा, दीपक तीतर, इन लोगों ने फिर कॉन्स्पिरेसी हैच की और इनको भी बदला लेना था। और लास्ट ईयर मार्च में, क्योंकि दोनों की आपस में इस तरह से लड़ाई है कि या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। और बहुत पुरानी। एंड ये दोनों दिल्ली के गैंग्स हैं? हाँ, दिल्ली गैंग। आज के ज़माने में जहाँ पे पुलिस इतनी स्ट्रांग हो गई है, उसके बाद भी गैंग्स बनाना और ये सब ऑपरेट करना, डू यू थिंक कि आसान है? और अभी भी बहुत सारे होते हैं? नहीं, देखिए, गैंग्स तो हैं, अभी भी चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं। तो पुलिस अपने तरीके से करती है। तो लेकिन जिसको एक्चुअल में करना है, क्राइम करना है, किसी के ऊपर 10 केस है तो उसको लगता है कि चल 2 केस और हो जाएंगे, क्या जा रहा है, 3 केस और हो जाएंगे, क्या जा रहा है। तो इस तरह से करते करते ये अपनी जो क्राइम की हिस्ट्री है उसको बढ़ाते रहते हैं। ओके,
आप इतने सारे क्रिमिनल से मिले हो जो इतने सारे बड़े से बड़े क्रिमिनल्स हैं, राइट? इन सब में आपको क्या लगता है कोई कॉमन बात होती है, कोई कॉमन पैटर्न देखने को मिला है कि सब अलग है अपने अपने में? सबका अपना अलग तरीका है। क्या इंटेंशन क्यों होता है, क्यों करता है कोई? क्या एक मतलब छोटा राजन और हैदर अली में आपको लगा कि कोई कॉमन ग्राउंड है या दोनों एक तरीके से सोचते हैं? नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकली ये शायद दिमागी रूप से बीमार हैं ये लोग सारे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि शुरुआत में तो हो सकता है इनका क्राइम के अंदर आने का रीज़न कुछ भी रहा हो। कई जगह फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, कई जगह आप गलत संगत में आ जाते हैं, लेकिन जो एंड है, एंड तक पहुंचते पहुंचते जब ये क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं, फिर तो इन्हें सबको ही होता है कि हाँ मुझे नंबर 1 बनना है। क्यों? अब वो रेस। हाँ, एक आप रेस कह सकते हैं कि हाँ सबको चाहिए कि मेरा नाम सबसे ऊपर हो क्राइम की दुनिया में। हाँ, क्राइम की दुनिया में। एंड ऐसे नहीं होता कि जिसका नाम सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा उसको पुलिस पकड़ने की कोशिश करेगी, तो शायद अंडरग्राउंड रहना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तो बल्कि इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया। अभी जैसे आपने नाम लिया टिल्लू ताजपुरिया, अब वो टिल्लू तो उसका नाम है, लेकिन जो ताजपुर विलेज है वो ताजपुर का रहने वाला है, तो वो अपने नाम के साथ लगाता है ताजपुरिया कि जैसे मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। नीरज बवानिया है तो बवाना उसका गांव है, तो अपने गांव का नाम ये बिल्कुल ऐसे रखते हैं अपने साथ कि जैसे हाँ ये ओलंपिक के मेडल ये लोग लेकर आ रहे हैं। तो मैं इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि मेरे को तो ये मेंटली थोड़ा सा बीमार लगते हैं। जेल में बहुत चीज़ें स्मगल होती है, नहीं होती? तिहाड़ में होती है? हाँ, स्मगलिंग तिहाड़ के अंदर भी है, और बहुत क्या क्या स्मगल होता है? ये कुछ नशे के ऑब्जेक्ट्स ये ड्रग्स करते हैं। हाँ, ड्रग्स करते हैं बॉडी कैविटी में, जैसे एयरपोर्ट्स पे आप देखते हैं स्मगलिंग, उसको स्वेलो करेंगे पॉलिथीन के अंदर डाल के, और फिर या तो वॉमिट करते हैं या एक्सक्रीट कर देते हैं, पॉटी के थ्रू निकालते हैं उसको, फिर कंज्यूम करते हैं। और पीछे अभी एक इंसिडेंट आया था, जैसे हम बात कर रहे थे फ़ोन की, एक चाइनीज मॉडल है, इतना बड़ा फ़ोन होता है वो, इतना सा फ़ोन, ओके, सिर्फ आपके कान में घुस जाएगा, सिर्फ इतना फ़ोन होगा। खिचाड़ा समथिंग कोई कंपनी है, तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसने 3-4 फ़ोन वो निकल लिए और अंदर जाके वो दाएं बाएं हो गए, कुछ हो गया, तो हमें उसको एडमिट कराना पड़ा ऑपरेशन से, सर्जरी से उसके पेट से फ़ोन बाहर निकाले। नाक के अंदर ब्लेड रख लेंगे। नाक के अंदर ब्लेड कैसे आएगी? सर्जिकल ब्लेड जो होता है, हाँ, जैसे कई बार जाते हैं ये हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां से चोरी कर लेते हैं और नाक के अंदर रखेंगे, इधर गम्स के आसपास ब्लेड रखेंगे, बालों में रख लेते हैं। यानी पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि नाक के अंदर कैसे निकालोगे, क्या करोगे? और क्या, और कुछ स्मगल नहीं होता? ड्रग्स सबसे ज्यादा होता है, ब्लेड्स, वेपन सबसे ज्यादा होते हैं, छोटे मोटे। इसके अलावा क्या स्मगल करेंगे? बड़े वेपन्स नहीं होते, गन्स वन्स नहीं हो पाती, गन्स नहीं होगी, नाइफ्स नहीं होंगे, ये सब नहीं होते, ब्लेड्स, ड्रग्स, बस यही है, फोन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। नहीं, इसके इनकी सोच यहीं तक है और इनकी जरूरतें भी यही हैं। मुझे एक बात बताओ कि इंडिया में लगभग 1350 जेल है, लेकिन सिर्फ 31 जेल्स जो है वो विमेन के लिए रिजर्व्ड है। तो ऐसा क्यों? क्या विमेन क्राइम कम होती है कि इंडिया में देखने को उनको सज़ा कम मिलती है कि विमेन क्रिमिनल्स ही कम होती है? देखिए, जो सज़ा तो बिल्कुल बराबर है दोनों के लिए, लेकिन हाँ जो विमेन्स हैं वो कम हैं क्राइम के अंदर, क्योंकि तिहाड़ जेल में भी तकरीबन 600 के आसपास ही फीमेल प्रिजनर हैं। हमारे पास 2 प्रिजन है, एक मंडोली के अंदर, एक तिहाड़ के अंदर। वुमेन्स के लिए 2 जेल हैं, लेकिन उनके अंदर पॉपुलेशन तकरीबन 600 है। क्या उनकी वुमेन जेल में सेफ्टी स्ट्रांग है, नहीं है? हाँ, पूरी जो सेफ्टी है पूरी स्ट्रांग है, और सारा फीमेल स्टाफ है। वो ऑलमोस्ट सेम जैसे मेन ऑपरेट होता है वैसे विमेन का भी जेल ऑपरेट होता है, कुछ भी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस सब सेम है। हम जेल की बात कर रहे थे कि जेल्स इंडिया में ना बहुत ओवर क्राउडेड है, तो ओवर क्राउडेड जेल होने के बाद आपको क्या लगता है और क्या क्या आज के टाइम में समस्याएं जेल की सारी, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग इंडियन जेल्स को सुधार सकते हैं और जहाँ पे सख्त ज़रूरत है सुधार? अभी पीछे एक एमएचए का प्रपोजल था, बड़ा अच्छा प्रपोजल था ये क्राइम नेक्सस को तोड़ने का। जो शिफ्टिंग लॉजमेंट था
इनका हार्डकोर क्रिमिनल्स का नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान भेजने का, तो ऐसा प्रपोजल मुझे लगता है कि ये एग्जीक्यूशन में आना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली का क्रिमिनल है उसको हम उठा के दिल्ली बंद करते हैं तो उसका जो वो गैंग है वो नहीं टूट पाता। तो अगर वो दिल्ली का क्रिमिनल हम उसको केरला जाके शिफ्ट कर देंगे और वीसी से वर्चुअल के थ्रू उसकी जो भी आगे की प्रोसीजर है वो चलता रहे, कोर्ट्स चलती रहे, तो एज कम्पेयर टू दिल्ली अगर वो केरला के अंदर है तो उसका जो नेक्सस है वो टूटेगा कहीं ना कहीं। कितने लोग जाएंगे केरला मिलने उससे, और वहां रह के वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। नेटवर्क बनाना उसको वापस से जीरो से नेटवर्क पूरा ब्रेक हो जाएगा उसका नेटवर्क। तो ये स्टार्ट हो गया कि करना चाहिए? ये चल रहा है, इसे प्रपोजल पे काम चल रहा है, लिस्ट बन रही है तो बहुत जल्दी। और ये होता है तो फिर ये जो सिंडिकेट चल रहा है दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बॉम्बे, ये सारा टूट जाएगा। डू यू थिंक ये नेशनल गैंग्स होंगी अभी इंडिया में? नहीं, नेशनल गैंग्स तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बेल्ट हम कह सकते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन बेल्ट अभी ये बनी है नई। क्या? ये लॉरेंस एंड ग्रुप, जो सोपू ग्रुप है। क्या है सोपू ग्रुप? ये जो लॉरेंस बिश्नोई वाला जो गैंग है, तो इन्होंने पूरा सिंडिकेट अभी जैसे बनाया है। करता क्या है वैसे लॉरेंस बिश्नोई? ऑल ऑफ अ सडन इतना नाम ऐसे क्यों फेमस हो गए? बहुत अभी पीछे जो इंसिडेंट था वो एक पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद, फिर वो सलमान खान को थ्रेट का एक इंसिडेंट हुआ। तो ये उससे पहले भी क्रिमिनल्स थे कि अभी नए नए? नहीं, ये पहले से क्रिमिनल हैं। तो क्या है मतलब मेन बैकग्राउंड क्या गैंग है जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट बोल रहे हो? हाँ, अभी क्या हुआ है जो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो इनके जो नामचीन अपराधी हैं सबने आपस में हैंडशेक किया। दिल्ली वाले को जरूरत है तो पंजाब वाले से मदद लेगा, पंजाब वाले को जरूरत है वो हरियाणा वाले से मदद लेगा, तो ऐसे करके इन्होंने आपस में चेन बना ली है। तो राजस्थान से लेके पंजाब तक। हाँ, और भी हैं, दूसरी स्टेट्स भी हैं, तो आपस में अपना जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। एग्जीक्यूशन है, दिल्ली में कोई क्राइम कराना है पंजाब से तो वो दिल्ली में कराएंगे। तो अगर ये जो अभी हमने ट्रांसफर शिफ्टिंग अगर हो जाता है तो ये सारा जो चेन है ये चेन खराब हो जाएगी। सबसे कॉमन क्राइम कौन सा होता है? ये पेटी ऑफेंसेस सबसे कॉमन है जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। चेन चुरा ली। हाँ, चेन ये बहुत कॉमन। हाँ, फोन कितने ऐसे रोज केसेस आते होंगे फोन चुराना के चेन चुराना? हाँ, ये गाड़ी चोरी, ये सब चीजें आप मान के चलिए 50-60% यही होते हैं डेली। मतलब डेली अगर 60-70 लोग आ रहे हैं तो 30-40 लोग उसमें से बिल्कुल इन्हीं केसेस में चोरी के लिए ही आ रहे हैं। जी हाँ, रात को किसी दुकान का शटर तोड़ दिया, घर में चोरी कर ली, मैक्सिमम चोरी। और सबसे रेयर कौन से केसेस होते हैं? रेयर तो इस तरह के केसेस हैं जो ये गैंग रेप्स के केसेस हैं, ये थोड़े से रेयर हैं क्योंकि कोर्ट्स भी बहुत एक्टिव हो गई हैं, पुलिस एक्टिव है, और मर्डर के भी हर दूसरे तीसरे दिन एक आधा केस आ ही जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी का मर्डर हो जाता है एक जेल में। आप केस में हाँ, अगर टोटल की बात करें तो कह सकते हैं आपकी 10-12 मर्डर वो चलते ही रहते हैं डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह। एंड ये सिर्फ एक सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, एक सिटी की। इंडिया में अभी आपको लगता है कि हम जैसे हमारा वो ग्लोबली है ना, किसी चीज़ पे नाम बहुत ख़राब है, जैसे रेप्स का बीच में बहुत ज़्यादा नाम ख़राब हो गया था, तो आपको लगता है क्रिमिनल जो क्राइम्स है इंडिया में वो अभी भी बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड लेवल के हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक, वेयर वुड यू रैंक कर सर कि हम टॉप कंट्रीज़ में आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, कि कम में आते हैं, कि हमारा स्टेट लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट हम जो न्यूज़ में देखते हैं उतना ही ख़राब है, कि उससे ज़्यादा ख़राब है, कि उससे कम ख़राब है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, देखिए, अगर ओवरऑल की बात करें तो अभी इम्प्रूवमेंट की तो बहुत ज़रूरत है। स्टेट वाइज बात करेंगे तो क्राइम सब स्टेट्स में अलग है। जैसे आप हैदराबाद या इधर आप साउथ इंडिया की तरफ आप जाएंगे, आपको बहुत कम क्राइम देखने को मिलेगा। आप बॉम्बे क्राइम कम होता है? हाँ, इधर कम क्राइम है। आप तेलंगाना में क्राइम कम है? बिल्कुल कम है। ये पेटी ऑफेंसेस कम है वहाँ, वैसे झगड़े नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। जो आपस की वैसे क्लैशेस हैं, लड़ाई है, दुश्मनी है, उन चीज़ों में क्राइम है। सड़क पे क्राइम नहीं है। आप कितना ही गोल्ड पहन के निकलो, आपकी स्नैचिंग नहीं होगी। बॉम्बे के अंदर वीमेंस को लेके क्राइम नहीं है। रात को 2 बजे भी बॉम्बे के अंदर वीमेंस हैं, वो आराम से घूम रही हैं। तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं कोई एक यूएसपी है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ भी है। J&K है, J&K में सारा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है पाकिस्तान से, या कश्मीर वाला जो आप एंगल जानते ही हैं। तो
इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ओवरऑल की अगर हम बात करें तो फिर भी हाँ स्टेज काफ़ी अच्छी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, एजुकेशन और ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं लोग, तो इसकी वजह से क्राइम कम हाँ उसकी वजह से क्राइम। इंडिया में पुलिस को लेके मिसट्रस्ट क्यों है थोड़ा सा? आपने ऐसे नोटिस किया है कि पुलिस और सिटीजन से थोड़ा सा मतलब थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, और ऐसा बोला जाता है कि पुलिस वालों की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी, तो उससे दूर रहो, राइट? तो ये ऐसा क्यों बना हुआ है आज भी कि जहाँ पे मैंने ऐसा बहुत देखा है केसेस में, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अगर बाहर उनके साथ कुछ क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो या तो वो इग्नोर करते हैं, मैक्सिमम केसेस में अरे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा, ये कौन करेगा, छोड़ दो, रहने दो, वो छोड़ देंगे, ठीक है। या उनको डर लगता है कि यार पुलिस के पास जाएंगे तो वो किसी बड़े इंसान की तो कंप्लेंट लिखेंगे नहीं और हम ही चक्कर में फंस जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम्स होगी। और या तो लोग अपने ही लोकल किसी उस एरिया का जो पावरफुल इंसान होगा या जो गुंडा टाइप होगा उसके पास जाते हैं कि देखो मेरे को उसने किसी ने किया, बट पुलिस के पास बहुत कम लोग जाते हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए जो कॉमन मैन है, सिटीजन है, उनको जो डिस्पोजल है वो डिस्पोजल चाहिए अपने हिसाब से, और पुलिस काम करती है सेट ऑफ रूल के हिसाब से, जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, उस हिसाब से। अब कोई भी एक इंसिडेंट है कि ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो बी कहेगा कि जी इसको मैं भी मारूंगा, तो या तो पुलिस उसकी बात सुन ले तो पुलिस ठीक है लेकिन पुलिस तो ए को पनिशमेंट देगी ना, एविडेंस देखेगी, कलेक्ट करेगी। अच्छा फिर इसमें भी है कि ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो क्या कंडीशंस थी ऐसी कि ए को थप्पड़ मारना पड़ा? हो सकता है उसने उसको उस तरीके से प्रवोक किया हो, या हो सकता है उसने अपने बचाव के लिए किया हो, लेकिन बी को तो लगता है मेरे थप्पड़ लग गया तो कार्रवाई मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा मिसट्रस्ट वाली बात आती है। पब्लिक सोचती है कि हमारे हिसाब से काम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिकलिटी है वो एज पर रूल चलेगी। तो सिर्फ बिगेस्ट रूल्स के हिसाब से काम चलता है। हाँ, हम इसकी वजह से आपको लगता है मिसट्रस्ट है? हाँ, हमारे पास तो एक लकीर खींची हुई है कि हमें इस तरीके से काम करना है, इन्वेस्टिगेशन ऐसी होगी, जुडिशियल पनिशमेंट ऐसी होगी, कस्टडी ऐसे रहेगी, तो हम तो अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन पब्लिक को चाहिए कि थोड़ा बहुत उनके तरीके से चीज़ें हों, तो वो नहीं होती तो फिर। और ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। हाँ हाँ, आप डाउरी के केसेस देख लो, डाउरी केसेस में फैमिली पैकेज बना देते हैं। जो फीमेल है उसकी साइड के लोग कहते हैं कि जी मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, बुआ का, चाची का, सबका नाम लिखो। लिखोगे तो पुलिस ठीक है, नहीं लिखोगे तो जी उस पुलिस ने तो हमारे हिसाब से काम नहीं किया। बहुत सी चीजें, अभी कोरोना में इतनी पॉजिटिव छवि देखने को मिली पुलिस की। परिवार में कोई भी एक्सपायर हो गया, एक बेटा बाप को हाथ नहीं लगा रहा, बाप बेटे को हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो जा रहा है, उसका क्रिमिनेशन भी करा रहा है, पोस्टमार्टम भी करा रहा है, सारी चीजें करा रहा है। तो इन चीजों से ट्रस्ट भी बहुत डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं। पर अभी तक आप डर क्यों लगता है लोगों को पुलिस वालों से? ऐसे क्यों लगता है? नहीं, जो गलत करते हैं वो डरते हैं। नॉर्मल लोग भी काफी डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पढ़ा लिखा इंसान है, मुझे लगता है जो थोड़ा भी अवेयर है अपने राइट्स को, ड्यूटीज को लेकर, वो बिल्कुल नहीं डरता। आप रोड पे गाड़ी आप चला रहे हैं, अच्छे से आपने प्रॉपर सीट बेल्ट डाला है, आप बत्ती फॉलो कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जेब्रा फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। जो ऑर्गेनाइज क्राइम लीडर्स होते हैं वो पुलिस से बहुत इज्जत से चलते हैं, राइट? यूजुअली ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं वो पुलिस से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों था? देखिए, जो भी ये क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं, इन्हें सबसे पहले डर तो अपनी इज्जत का होता है। तो और इनको लगता है कि भी हाँ, अगर इनके साथ किसी तरह की मैन हैंडलिंग होती है तो वो कहीं ना कहीं जो इनकी प्रोफाइल है तो इनकी प्रोफाइल पे बैड इम्पैक्ट करेगी। तो इनकी कोशिश यही होती है कि ये प्रशासन से ना उलझे, और उलझते भी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर मैसेज जाता है कि अरे भाई की तो पिटाई हो गई, भाई के साथ तो ये हो गया, तो वो कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव लगता है ऐसा। तो जनरली ये ठीक रहते हैं। जो छोटे हैं, जो प्यादे हम कह सकते हैं, जिनका कोई ऐसा वो नहीं है एज सच ऑर्गेनाइज क्राइम, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उनकी फिर अच्छा ड्रग्स के बाद फिर सोचने समझने की शक्ति रहती ही नहीं है।
तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके साथ मैन हैंडलिंग क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, कि रोज पिट रहे हैं, हाँ, चढ़ हाँ, लड़ रहे हैं, बात कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कुछ ऐसे हैं बैड एलिमेंट जो जेल्स के अंदर, जो सिर्फ थोड़ा सा उन्हें टाइट रखो उसी भाषा को समझते हैं। एंड जो बड़े होते हैं उनको नहीं, वो हाँ, बस ये हाँ, जाता है कि उन्हें टच मत करो। हाँ वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, आपसे इज्जत से तमीज से बात करेंगे, प्यार से रहेंगे, कोई बदतमीजी, इवन बोलने में भी बदतमीजी नहीं करते। हाँ, क्योंकि जो बाहर इतना बड़ा अपने आप को पहलवान समझता है या दादा है, उसको अंदर अगर एक पुलिस वाले ने चाटा मार दिया तो उसकी हाँ वो तो उसकी इज्जत हो हाँ, उसकी जाएगी, टीआरपी एकदम डाउन हो गई। टीआरपी हाँ, उसकी पॉपुलैरिटी की, भाई को अंदर चाटा पड़ गया, किसको कितने चाटे पड़ गए। जी जी। तो एंड और किसी बात का डर नहीं होता किसी को? नहीं और ऐसा कोई। तो जेल में होने के बाद भी किसी को डर नहीं लगता उनको? जी कुछ तो क्रिमिनल ऐसे हैं जो खुद को जेल में ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि बाहर दूसरी गैंग मार देगी। हाँ बाहर दूसरा गैंग मार देगा। जैसे, और अब जैसे एक केस है संजय दत्त का, तो जैसे वो आए थे जेल में, लेकिन फिर वो 2 साल बाद वापस निकल गए, फिर 1 साल के लिए बाहर गए, फिर 1 डेढ़ साल, तो वो ऐसे कैसे होता है? हाँ जो संजय दत्त वाला जो केस है उसमें इंटरिम बेल उनको मिली थी। हाँ, तो ऐसे क्यों मिली थी इंटरिम बेल? वो कोर्ट कंसीडर करता है कि इस ग्राउंड पे कि मेडिकल ग्राउंड है या फैमिली का कोई ग्राउंड है, उसमें जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपका जेल का बिहेवियर कैसा है, आप जेल में किस तरह से आप रह रहे हैं, तो वो हमारी रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर रिपोर्ट अच्छी बना के भेज रहे हैं जेल ऑफिसर, तो फिर इस तरह की इंटरिम बेल जैसे प्रोसीजर मिलते हैं कन्विक्ट को। तो अगर मतलब 5 साल की जेल मिली किसी को, तो 2 साल बाद इंटरिम बेल किसी ना किसी ग्राउंड पे अगर अप्लाई की जाए तो मिल हाँ अगर उसका जेन्युइन ग्राउंड है वो कर सकता है, कोर्ट का डिस्क्रेशन है, वो देखेगा, एग्जामिन करेगा, इंक्वायर कराएगा, वो चीज़ें ठीक है तो वो देता है इंटरिम बेल। अंदर जेल के अंदर क्या जो पावरफुल लोग होते हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, या कोई सेलिब्रिटी है, कोई बिजनेसमैन है, उनके साथ अलग ट्रीटमेंट होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बताया ना सीसीटीवी है। नहीं, आप पर्सनली आपका और आपकी टीम का इन सबका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है? लोग में जेल के अंदर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है, जिसको पता हो कि यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है? नहीं नहीं देखिए ऐसा कभी होता है? नहीं जो तिहाड़ के अंदर तो आप ये लगाइए हर दूसरे तीसरे दिन कोई बड़ा आदमी बंद होता है, तो इस तरीके से अगर हम उनको रखेंगे तो फिर जेल चलाना पॉसिबल नहीं है। जेल एक एग्जाम्पल सेट करके चलाई जाती है, क्योंकि 150-200 का स्टाफ 2500 इनमेट्स को रखना फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो एक वो एग्जाम्पल सेट करके हमेशा जेल चलती है। तो अगर इस तरह का हम बायस्ड नेचर रखेंगे तो वो एग्जाम्पल आप कभी सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो जो आप दबे कुचले लोग हैं या जो लोअर क्लास के लोग हैं वो अंदर से फट पड़ेंगे कि इसको आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो, हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हो। और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, हर सेल के अंदर सीसीटीवी है, सारी चीज़ें हैं, पूरा मॉनिटर होता है, टाइम टू टाइम जजेस आते हैं, एनएचआरसी आती है, कोर्ट्स आती हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपेरेंसी बहुत है। आपको ब्राइब करने की कोशिश करी है लोगों ने? बहुत करते हैं, सुकेश नहीं की थी क्या? वो एक तरह का ब्राइब ही था, जो वो मेरे को बोल रहा था कि मैं आपको काम दिलाता हूँ, तो एक ब्राइब है वो। कोई ग्रेटिफिकेशन ये नहीं है कि वो आपको मॉनेटरी मिले, वो किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से ग्रेटिफाई कर रहा है आपको, वो ग्रेटिफिकेशन ही है। तो डायरेक्ट लोग बोलते हैं कभी वकील या इन जो जेल में अंदर प्रिजनर्स हैं, नहीं मैं आपको इतने पैसे दूंगा, मेरा कुछ करा दो? मैं थोड़ा सा रिजर्व रहना पसंद करता हूँ, ज्यादा मैं एंटरटेन करता नहीं हूँ। पर डायरेक्ट कभी आता है, कभी कहीं से फोन आया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और सबको इतनी लंबी सर्विस के बाद सबको पता है कि मैं किस नेचर का हूँ, और कोई भी आपकी डोर नॉक करने से पहले ना आपकी पूरी इंक्वायरी करता है कि भाई हाँ ये अधिकारी कैसा होगा, उसके बाद फिर वो अप्रोच करता है। गॉट इट। एंड नाउ एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, हर गवर्नमेंट ऑफिसर एंड हर फाउंडर, हर पॉलिटिशियन से भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरीज बहुत कम होती है, एंड आई थिंक हमें वो बढ़ाना चाहिए। तो हमें वो, क्योंकि जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कंट्री में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए कंपैरेटिवली व्हाट इज टुडे। सो एक जेलर की मतलब कितनी सैलरी होती है? देखिए जो सैलरी की मैं बात करूँ, अराउंड 1 लाख से के आसपास जो सैलरी रहती है। बाकी के जो
हैं जो फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है। आप क्या पर्क्स होते हैं? पर्क्स नहीं होते, तो जो ये सैलरी मैं ग्रॉस बता रहा हूँ आपको, तकरीबन इतना रहती है। पर्क्स तो कहीं भी गवर्नमेंट उसमें है नहीं, और टाइम टू टाइम आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको रिवार्ड्स जरूर मिलते हैं। ओके, एंड रिवॉर्ड्स यूजुअली कैसे, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं? हाँ, मॉनेटरी रिवार्ड्स मिलते हैं। अब जैसे निर्भया वाले में मेरे को 5,000 का कैश रिवार्ड मिला था। अब आप देखिए वो केस क्या था और रिवार्ड क्या था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी अच्छी हों, क्योंकि जो बेल्ट जॉब्स हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, यहाँ पर पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, रिवार्ड्स बहुत कम है। मतलब पनिशमेंट, मतलब कुछ भी गलत किया तो हाँ, पनिश गलत बहुत किया लंबा तो पनिशमेंट आपको बहुत इजीली मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, और आप अच्छा कर रहे हैं तो रिवार्ड कम मिलेगा और थोड़ा रुक के मिलेगा। तो यहाँ खुद से एक ये चेंज होना चाहिए। हाँ, ये चेंज होना चाहिए कि अगर एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और एक असली अगर जोश आप पैदा करना चाह रहे हैं ऑफिसर्स के, तो जितना आप रिवार्ड देंगे काम को, जितना आप प्रेज करेंगे। बट पर्क्स कुछ भी नहीं होते, और कि स्कूल, मतलब आपके बच्चों के लिए स्कूल फ्री हो गया या आपकी मेडिकल हेल्थ केयर फ्री हो गई? हाँ, मैं उन पॉइंट्स पे मैं आ रहा था। तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको, आपकी वाइफ के लिए और बच्चों के लिए, कि पेरेंट्स के लिए भी? जो अब वो मेरे ऊपर अगर डिपेंड है, वो गवर्नमेंट जॉब में अगर नहीं है तो उनको भी मिलेगी, और मेरे जो नेक्स्ट टू किन है उनको मिलेगी, मेरे स्पाउस को मिलेगी, ये मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। और मेडिकल इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके करवा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल? प्राइवेट के भी हैं कुछ हॉस्पिटल्स होते। नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। ओके, तो अब बस उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें भी अगर थोड़ा चेंज हो तो बेहतर है, कि पहले हमें पे करना होता है। और सपोज दैट किसी फैमिली का कोई इलाज ऐसा होना है कि उसमें 5 लाख 10 लाख रुपए लगने हैं, तो पहले आप पे करोगे, और वो कैशलेस वाला सिस्टम नहीं है। ओके, हाँ, पहले आप पे करोगे, फिर आप उसके बिल्स को लगाओगे, फिर 2 महीने 3 महीने में वो रिकूप होगा और पैसा आपको मिलेगा। तो ये तो मतलब कैशलेस सिस्टम होना चाहिए, जैसे इंश्योरेंस कंपनी देती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा एडवांसमेंट आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि नहीं होता है एक गवर्नमेंट सैलरी में इतनी सेविंग्स नहीं होती कि किसी का सपोज किडनी का कोई ऑपरेशन होना है, हार्ट का होना है, 5-7-10 लाख रुपए खर्च होना बहुत छोटी बात है। यस, तो नहीं होता इतनी सेविंग्स। बच्चों की जो स्कूलिंग है, 27,000 रुपये एक बच्चे के मिलते हैं पूरे साल। 54,000 आप ले सकते हैं दो बच्चों के लिए। 3-4 हो तो नहीं, सिर्फ 2 के लिए आपको मिलेगा, और 27,000 से ऊपर एक भी नहीं मिलेगा। आप चाहे डॉन बॉस्को में पढ़ाओ चाहे सेंट एंजल्स में पढ़ाओ, तो मैक्सिमम 27,000 आपको मिलेगा पर ईयर। और कोई फैसिलिटी, कार मिलती है, घर मिलता है, कुछ नहीं? वो डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग मिलता है आपको। ओके, तो घर है, आप या तो गवर्नमेंट एकोमोडेशन ले सकते हो, या उसका HRA का पैसा आप ले सकते हो। तो ग्रॉस इनकम मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसमें से कटेगा, घर का भी उसमें से कटता है, कार का भी उसमें, सब कटता है उसमें, ट्रांसपोर्टेशन आपका, राशन उसमें, और जो आपका HRA है वो भी उसी के अंदर। एंड जब रिटायर होते हैं उसके बाद पेंशन लाइफ टाइम मिलता है? नहीं, अभी पेंशन का रूल चेंज हुआ है, NPS हुआ है, तो अभी जितना हम देते हैं NPS के अंदर उतना ही गवर्नमेंट डालती है। तो एक मैच्योरिटी पे एक अच्छा सा अमाउंट बन जाता है, वो 1 टाइम मिलेगा। उसमें भी 2 ऑप्शन है, या तो आप 1 टाइम ले लो रिटायर होते के साथ ही, या उसका 50% आपको पे करेंगे वो, और फिर थोड़ा थोड़ा जब तक आप टिल ब्रेथ, वो पर मंथ आपको मिलता है। हर मंथ उसको डिवाइड करके धीरे धीरे देते जाएंगे। हाँ, एक प्रपोर्शन बना देते हैं। वाओ। एंड पेंशन में मतलब जितना प्रोविडेंट स्कीम है कि पेंशन स्कीम है? NPS, न्यू पेंशन स्कीम, उसमें जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी जी। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख सैलरी है, आपने बोला मैं 10,000 महीना करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट भी 10,000 करेगी? नहीं, वो गवर्नमेंट सेट करेगी, आप नहीं करेंगे सेट। अच्छा, वो गवर्नमेंट, तो आप भी उतना दो, आप गवर्नमेंट भी उतना देगी, वो बस वो गवर्नमेंट ही करेगी। वो 500 रुपए भी हो सकते हैं, वो 500 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ओह, तो ये भी आपके हाथ में नहीं है? वो हमारे हाथ में नहीं है। डू यू थिंक ये सब बहुत कम है, मतलब एक पेंशन? हाँ, ये चीजें कम है। और पेंशन कितनी होती है वैसे उसके बाद? पेंशन अभी जैसे जो अधिकारी मेरे अभी जो हाल में रिटायर हुए हैं, वो तकरीबन 40 से 45,000 पेंशन ले रहे हैं। और कितने साल तक मिलती है? वो तो टिल ब्रेथ है। टिल ब्रेथ। एंड उसके बाद वाओ। एंड ना, तो अब इतने पैसों में इंडिया में आप अपने
बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत हाँ एग्जैक्टली। अब आप बेस्ट हेल्थ केयर लेना डिफिकल्ट। आप बोर्डिंग में अगर अपने बच्चों को दून जैसे स्कूल में आप डालना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अभी जैसे कोरोना का टाइम हमने देखा, एयरलाइंस ने, अच्छी बड़ी कंपनीज ने एक्सपेल किया अपने एम्प्लॉयज़ को, तो एक श्योरिटी है, सेफ्टी है कि भाई टिल रिटायरमेंट आपको सरकार ने एक तरह से गोद ले लिया और जितना भी है मतलब वो आपका ख्याल रखेगी। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे गया मैं, काफ़ी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई बहुत ओपनली। थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर आप जितने और इंटरव्यूज देते हो और जितना काम करते हो उन सब के लिए, एंड आपका भी चैनल के लिए ऑल द बेस्ट कि फ्यूचर में बहुत बड़े और बहुत आगे जाए। थैंक यू सो मच सर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये एपिसोड आपने एंड तक देखा। मुझे ये बताओ कि ऐसे और बहुत सारे नए दुनियाओं के बारे में, बहुत सारी ऐसी रियलिटीज़ के बारे में जो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको उसके बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो सही है? क्या इसी टाइप के और न्यू वेरिएंट्स पे आप देखना चाहते हैं पॉडकास्ट? तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये भी मुझे कमेंट्स में बताओ, ताकि मैं उन कमेंट्स को पढ़ के बेहतर डिसीजन ले पाऊँ अपनी टीम के साथ और आप लोगों के लिए बेटर से बेटर पॉडकास्ट लेके आ पाऊँ। Thank you so much. Until the next episode, keep figuring out. And before you do that, like, share, subscribe और बेल बटन दबाना मत भूलना। एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा या एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा।